गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम मॉर्निंग। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मसले पर जो लगातार बीते कई हफ्तों से हर हिंदुस्तानी की जबान पर है। क्या पाकिस्तान और भारत जंग में मुफ्तला होने वाले हैं? क्या होगा अगर भारत और पाकिस्तान जंग में जाते हैं? किसकी सेना कितनी ताकतवर है? क्या पाकिस्तान भारत को हरा सकता है? क्या पाकिस्तान के अंदर वो कुव्वत, वो जज्बा, वो दमखम है कि वो बॉर्डर पर भारतीय सेना के साथ दो दो हाथ कर सके? और क्या पाकिस्तान जिस तरह की गीदड़ भपकियां हिंदुस्तान को दे रहा है, क्या वो हफ्ते भर भी हमारे साथ जंग में टिक पाएगा? डिफेंस एक्सपर्ट अपनी राय रख रहे हैं। दुनिया के तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, विदेशी मामलों के जानकार, इन तमाम चीजों को लगातार इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ग्रह क्या कहते हैं? काल चक्र क्या कहता है? क्या शनि की वजह से युद्ध के हालात बने? क्या राहु, क्या केतु इसके लिए जिम्मेदार हैं? या चंद्रमा की स्थिति ऐसी बनी है कि दुनिया भर में परमाणु हमले, परमाणु जंगों का खतरा हो गया है? ग्रह नक्षत्र किस घर में बैठे हैं, किस तरह से उनकी मूवमेंट हो रही है, क्या उनकी ट्रांजिट है, और क्या इसी वजह से भारत और पाकिस्तान इस वक्त जंग के मुहाने पर खड़ा है? इसकी चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भारतीय ज्योतिष है वो सबसे प्रामाणिक कहा जाता है, वो सत्य कहा जाता है, क्योंकि वो सनातन से लिया गया है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है कार्यक्रम में, मॉर्निंग प्राइम टाइम में। फटाफट मैं सबका तारुफ करा देता हूं। सबसे आपको तारुफ कराऊंगा, उससे पहले जरा ग्राफिक के जरिए समझिएगा कि अभी हालत हाजरा क्या है। आतंक का सप्लायर पाकिस्तान कहा जाता है। कौन कौन से आतंकी संगठन उसके पास है, फटाफट वो समझ लीजिए। लश्कर ए तैयबा, जिसने मुंबई में हमले करवाए। इसके अलावा आतंकी संगठन नंबर 2, जिसका नाम हर किसी के जबान पर है, जैश ए मोहम्मद, जिसने दुनिया भर में आतंकवादियों को भेजा और आतंकवादी हमले कराए, मासूमों की जान गई। आतंकी संगठन नंबर 3, जिसका जिक्र बार बार आता है, वो है हिजबुल मुजाहिदीन, जिसके तमाम आतंकी जम्मू कश्मीर और वैली में लगातार एक्टिव है और वहां वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। संगठन अगला है संगठन नंबर 4, यानी अल कायदा, जिसने अमेरिका पर भी हमले करवाए और उसका मुखिया मारा गया। इसके बाद हम बात करेंगे अगला आतंकी संगठन कौन है। जी हां, संगठन नंबर 5, यानी इस्लामिक स्टेट, जिसे इस्लामिक स्टेट खुरासान भी कहते हैं, जो इराक, ईरान, सीरिया में एक्टिव है और वहां मासूमों को मार रहा है। इसके अलावा आतंकी संगठन नंबर 6, खालिस्तान, जो पंजाब से लेकर साथ ही साथ पाकिस्तान में जिसकी ट्रेनिंग होती है, पीओके में उसके आतंकवादी वहां पर जाते हैं। इसके बाद अगला नंबर आता है आतंकी संगठन नंबर 7, यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट। ये वो संगठन है जो पाकिस्तान से फंडिंग लेता है और भारत में तमाम वारदातों को अंजाम देता है। इसके अलावा अगला आतंकी संगठन जो है वो है जमात उल मुजाहिदीन, जिसमें यंगस्टर्स को पार्टिसिपेट कराया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और उसके बाद वो आतंकी वारदातों को अंजाम देते हैं। जरा ग्राफिक के जरिए यह भी समझना जरूरी है कि भारत पाकिस्तान में कमजोर कौन और ताकतवर कौन है। पाक से 3 गुना ज्यादा ताकतवर भारत है सेना के मामले में। जी हां, 145 मुल्कों की लिस्ट में पाकिस्तान 8वें नंबर पर है और भारत 3रे नंबर पर। अगर सेनाओं की बात करें तो यहां पर सैन्य ताकत के लिहाज से पाक 12वें नंबर पर आता है, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या फिर पैदल आर्मी की सेना। इसके अलावा भारत से पाकिस्तान कमजोर क्यों है, यह भी समझना आपके लिए जरूरी है। 2023 में पाकिस्तान 7वें पायदान पर था और वो खिसक कर अब और नीचे चला गया है। भारत की सैन्य ताकत में लगातार इजाफा हुआ है। जी हां, अब यह भी समझिए 2024 में फिसलकर वो 9वें स्थान पर पहुंच गया और जैसे साल बढ़ता रहा, तारीख बढ़ती रही, पाकिस्तान कमजोर होता रहा। जी हां, 2025 की अगर बात करें तो 2025 में टॉप 10 देशों की लिस्ट से पाकिस्तान बाहर हो गया, यानी लगातार पाकिस्तान कमजोर होता रहा और भारत मजबूत होता रहा। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ेगा ज्योतिषियों का, जो ये बताएगा, समझाएगा ग्रहों की स्थिति से कि आखिरकार क्या हालात बनने वाले हैं, भारत और पाकिस्तान का भविष्य क्या है। जरा आर्मी की ताकत को देखिए और समझिए। भारत के पास 22 लाख पैदल सेना है, 4000 से ज्यादा टैंक्स है। इसके अलावा एयरफोर्स की बात करें, कुल जेट्स की संख्या 2200 से ज्यादा है, वायु सैनिक 3 लाख से ज्यादा, फाइटर जेट्स 500 से ज्यादा, ट्रांसपोर्ट विमान 200 से ज्यादा और अटैकिंग जेट्स की बात करें तो 130 उनकी तादाद है। ट्रेनर्स जिनसे पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है वो 351 है, टैंकर फ्लीट 6 है, कुल हेलीकॉप्टर की संख्या 899 है, अटैक हेलीकॉप्टर्स की संख्या 80 है। यह हम एयरफोर्स की ताकत आपको बता रहे हैं। और
इसी के लिहाज से हम आगे के पूरे प्रोग्राम में इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ गया है, फटाफट मैं सबका तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मधुर जी हैं, राज पुरोहित है, ज्योतिषाचार्य जो मेरे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हनुमान मिश्रा जी जाने माने ज्योतिष है, वो भी मेरे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु दत्त पुरोहित जी हैं, देहरादून से जुड़े हैं, सर बहुत बहुत आपका स्वागत है, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर सिमरन वार्ष्णेय हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, दिल्ली से जुड़ रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विषय वस्तु आप समझ चुके होंगे कार्यक्रम की। हम ज्योतिष की निगाह से, ज्योतिष के नजरिए से, सनातन के नजरिए से समझने और जानने की कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे लगातार। क्या भारत पाकिस्तान का युद्ध होने वाला है? मैं शुरुआत करूंगा हनुमान मिश्रा जी से। हनुमान मिश्रा जी, जिस तरह के ग्रह नक्षत्र बैठे हैं, क्या आपको लगता है भारत और पाकिस्तान जंग में जाने वाले? जी, हालात तो कुछ ऐसे ही बन रहे हैं और उसका संकेत मुझे जब ये नव संवत्सर शुरू हुआ था तभी से मिले थे जी। जब नव संवत्सर शुरू हुआ उस समय दुर्ग की रक्षा करने वाले जो हैं वो शनिदेव हैं, वहीं राजा सूर्य हैं। दोनों की आपस में नहीं बनती और दुर्गेश के ही परिणामों को शास्त्रों में कहा गया है। मैं उसे सिर्फ डिकोड कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि जब भी शनि दुर्गेश होते हैं तो आंतरिक और बाह्य दोनों कलह चरम पर होती है और कई बार लोग पलायन को मजबूर हो जाते हैं जी। और ये हालात सिर्फ कश्मीर में नहीं अन्यत्र भी हो सकते हैं। इसलिए अपनी रक्षा सुरक्षा को लेकर हमें सचेत रहना होगा। यद्यपि युद्ध करना है या नहीं ये राजनेताओं का विषय है, जो मर्मज्ञ हैं उनका विषय है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत की कुंडली है, चंद्रमा में सूर्य की दशा चल रही है, चंद्रमा जल है, तो यदि हम ये जैसा कि जल वाला मामला सामने आया भी है, जल को लेकर के हमने उसमें रोक लगाई है, वह भी एक सार्थक कदम है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी 7 जून तक मंगल नीच के हैं, कर्क राशि में है, यहाँ से भी ये इस बात का कि मामले को बहुत समझदारी से लड़ना है। युद्ध एकमात्र विकल्प नहीं है, बहुत सारे ऐसे कमजोर पॉइंट पाकिस्तान के मिलेंगे जिन्हें हम दबाकर उस पर विजय हासिल कर सकते हैं, उसे सीधे रास्ते पर ला सकते हैं। बेहतर। मधुर जी, मैं आपसे भी समझना चाहता हूं, किन ग्रहों की ऐसी युति बनी कि पहलगाम में आतंकी हमला हो जाता है? अमेरिका, ब्रिटेन जैसे मुल्क भारत का दोस्त खुद को बताते हैं, लेकिन वो इस हमले में भारत के साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान धमकियां दे रहा है, भारत बार बार बैठकों का दौर चल रहा है और बड़े बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। मधुर जी, बहुत परिस्थितियां विपरीत दिशा में जा रही हैं। वस्तुतः इस वर्ष में 4 बड़े ग्रहों का जो है परिवर्तन हुआ है और जिसमें एक राजकीय जो मामला है, जो राजस्व को संभालते हैं और जो राजस्व की प्रतिभा को हमेशा हर देश में भारत के पायदान को प्रथम स्तर पर ले जाते हैं। ऐसे में शनि का परिवर्तन 29 मार्च को हुआ है। 29 मार्च को शनि के परिवर्तन के बाद जब शनि परिवर्तन मीन राशि में किए हैं तब देश के हालात कहीं ना कहीं, वो चाहे रोग से हो और चाहे नाना प्रकार के तंत्रों से, युद्ध आदि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ हो, ये पूर्व भी देखा गया है। अभी कोविड आया था तो कोविड में भी जो है शनि मीन राशि में गए थे, जिससे नाना प्रकार की महामारी से पूरे विश्व में त्राही त्राही मची थी। तो ऐसे में अब पुनः 29 मार्च को शनि मीन राशि में प्रवेश किए हुए हैं, जिसके कारण से कहीं न कहीं परिस्थितियां एक विपरीत दिशा में बन रही हैं और ऐसा आसार भी है कहीं न कहीं भारत पाकिस्तान के युद्ध के हालात जो बन रहे हैं, अन्य देशों में भी अभी हालात ऐसे ही थे जो युद्ध स्तरीय थे, तो वो भारत पे भी उसका असर देखने को मिल रहा है। और अंतर्गृह जो कला चल रही है भारत में, जो आंतरिक कला चल रही है, वो कलह कहीं न कहीं भारत के लिए भी हानिकारक है। तो ऐसे में शनि का मीन राशि में जाना राजस्व के लिए, राजतंत्र के लिए और अन्य देशों का भारत पर बार बार जो आक्रमण की स्थिति बनना या फिर यहाँ की जनमानस को जनहानि जो पहुंचाना, इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं वो बहुत ही निंदनीय हैं। और ऐसे में शनि ग्रह के कारण से ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। आने वाले समय में असामान्य स्थिति भी बन सकती है, जो कि 45 दिन तक अभी कहीं न कहीं कठिन परिस्थितियों का जो है एक अवलोकन किया जा रहा है, जिसमें शनि, गुरु, मंगल और चंद्रमा, इन 4 ग्रहों के कारण से भारत के हालात अभी कहीं न कहीं सामान्य स्थिति में नहीं रहेंगे। बेहतर पॉइंट टेकन। प्रभु दत्त जी, आप वरिष्ठ ज्योतिषी हैं और सालों से आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो मैं आपसे भी समझना चाहूँगा कि मान लीजिए भारत पाकिस्तान में जंग हो गई तो जीत किसकी होती है? आप देख रहे हैं किसके ग्रह मजबूत हैं और क्या शनि के ट्रांजिट से भी ये पूरा मामला बना है? अगर इसको जोड़ा जाए हिंदुस्तान और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के साथ में, तो भारत की जीत तो निश्चित है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन उसके साथ साथ
पाकिस्तान का भी जी युद्ध से ज़्यादा कमजोर पॉइंट है उनके, जो युद्ध के तैयार हैं, जो उनका सामान है, जो उनके हथियार हैं, जो उनके टैंक आदि हैं, तो जैसे सुनने में आ रहा है उनके अनुसार तो वो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन ये निश्चित है कि पाकिस्तान के हाथ और निश्चित है और बहुत बुरी तरह हार होगी, जिससे उसको वो करना पड़ेगा। ठीक है। भारत की जीत निश्चित है और अच्छी जीत है, लेकिन साथ साथ संघर्ष भी बहुत आसान नहीं है। जी वो अभी बता रहे थे पहले, बच्चा जो है वो शनि की जो बात कर रहे थे, वो मेन रास्ते का शनि जो है वो लड़ाई के लिए, भारत के लिए मतलब उतना सहज नहीं है जितना जो हम समझ रहे हैं। जी संघर्ष काफी प्रयास होगा, लेकिन अंततः जीत तो भारत से निश्चित है। ये पूर्णतया वो ग्रहों के अवलोकन से और उनकी स्थिति के अनुसार जो हम ठीक है। विचार कर रहे हैं उसको। प्रभुदत्त जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, मैं कहूँगा पिज़्ज़ा थोड़ा क्लैरिटी करे आपके ऑडियो में। डॉक्टर सिमरन के पास चलते हैं। डॉक्टर सिमरन, जैसा कि हमारे तमाम जो ज्योतिषविद हैं, ज्ञानी लोग बता रहे हैं यहाँ पे स्टूडियो में कि ये वजह हो सकती है। बतौर यंग आप ज्योतिषाचार्य हैं, एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आप किस तरह से इस पूरे सिनेरियो को देखती हैं? भारत पाकिस्तान की जंग, आतंकवादी हमला। मैं आपको नहीं बोलूंगी कि ये जो लड़ाई है तो सिर्फ भारत पाकिस्तान की नहीं है, इसके अंदर जो कई देशों की लड़ाइयाँ स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि जो बॉर्डर बना हुआ है समय पर, अगर हम 29 मार्च को भी जैसे शनि का बॉर्डर आया मीन राशि के अंदर, तो समय ऑलरेडी पहले ही वहाँ पर काफी सारे दिखा जाते हुए थे। तो उस वजह से अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ भारत पाकिस्तान की लड़ाई है वो नहीं मुझे नजर आ रही, इसके साथ काफी सारे देश और भी इन्वॉल्व होते नजर आ रहे हैं। जब अगर हम पुराने भारत की कुंडली लेके चलते हैं तो उसके हिसाब से थर्ड हाउस में सारा गोचर बना हुआ है, मतलब के हिसाब से थर्ड हाउस हमारे जितने भी है बॉर्डर पर, भारत के बॉर्डर पे जो भी देश है वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे इसके अंदर। जैसे पाकिस्तान के साथ और भी देश आ जाएंगे, जैसे उसमें बॉर्डर पे चाइना हो सकता है, बांग्लादेश है, ये सारे इन्वॉल्व होंगे। उसी तरह से भारत के साथ में भी होंगे। तो अगर युद्ध होता है, क्योंकि अभी गुरु भी अतिशाली होने वाला है, अभी शनि राहु सारे ग्रह एक साथ ही बैठे हैं मीन राशि में, तो परेशानियां तो नजर आई नहीं है देश के लिए। बट जो अगर हम मोदी जी की भी कुंडली उठाते हैं तो उसमें वो कूटनीति है काफी ज्यादा, और अभी भी जो वोटर बना हुआ है उनकी कुंडली के ऊपर तो काफी ज्यादा कूटनीति के तरीके से वो उसको स्वास्थ्य करेंगे। पहले वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे कि जिससे साथ भी बन जाए और लाठी भी बची जाए। इसके बाद सारी चीजें युद्ध तक आएंगी, क्योंकि मुझे जो ग्रह गोचर से लग रहा है इसको कुछ चीजें ऐसी भी नजर आ रही है कि खुद ही इन चीजों से कि कुछ जैसे कुछ लॉ इस तरह के रूल रेगुलेशन लेकर आए हैं, कुछ कोर्ट के थ्रू या कुछ इस तरह से कि जिससे चीजें। ठीक है डॉक्टर सिमरन, पॉइंट टेकन, अंडरस्टूड। ठीक है, ठीक है। हनुमान मिश्रा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली भी आपने देखी है जी। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, ये विपत्तियां, आफत, जो संकट आ रहे हैं भारत पर, क्या यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मजबूत होकर निकलेंगे? क्या पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, या यहां से वो अवनति की ओर जाने वाले हैं? क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, देश में विरोधाभास है, हर कोई कह रहा है कि इंटेलिजेंस फेल्योर था, सेना वहां से क्यों हटी, सिक्योरिटी वहां पर कम क्यों की गई, जब आपको पता है कि पहलगाम अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है। इस तरह के आरोप सरकार पर लग रहे हैं। जी देखिए, एक तो प्रधानमंत्री की कुंडली जो है उस पर चर्चा करने से पहले मैं भारत की कुंडली, क्योंकि वो ऑथेंटिक है। प्रधानमंत्री वाली कुंडली में कितनी सच्चाई है ये तो हरि अनंत हरि कथा अनंता जी। तो क्योंकि भारत का जो थर्ड हाउस है वहां पर कई ग्रह बैठे हुए हैं तीसरे भाव में, तो ऐसे में पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध ऐसे ही कभी ठंडे कभी गर्म होते रहेंगे। तो हमें पड़ोसियों को लेकर सचेत रहना है। दूसरा, अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो जो वृश्चिक लग्न की कुंडली मानी जाती है, वृश्चिक लग्न के लोग साम दाम दंड भेद सबके जानकार होते हैं। यद्यपि मंगल की स्वामित्व वाली राशि है तो हमें लगता है कि अग्रेशन में बिल्कुल ऐसा कदम उठा लेंगे। अग्रेशन होता है, युद्ध के लिए वो निपुण होते हैं, युद्ध लड़ना उन्हें आता है और युद्ध में जीतना भी आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब साम दाम दंड भेद का ज्ञाता हो तो युद्ध के अलावा अन्य विकल्प भी सामने हो तो व्यक्ति उन विकल्पों को वरीयता देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध जैसे हालात हैं, शनि के कारण भी है, और मंगल अभी जो है 7 जून तक, संभवतः 6-7 जून तक, क्योंकि वो नीच का है और ये हमारे दूसरे भाव में है, तो आंतरिक और बाह्य दोनों कलह रहेंगे। देखिए, देश के भीतर से भी कुछ लोग ऐसी आवाजें उठा रहे हैं कि ऐसा लगता है कि लोग उन्हें देशद्रोही घोषित कर देंगे, क्योंकि वो खुद ही ऐसे जो है कृत्य कर रहे हैं। तो ये तमाम हालात हैं। 6-7 जून के बाद इन हालातों में बेहतरी देखने को मिलेगी, और अगर 6-7 जून तक युद्ध को टालते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई नया ऑप्शन मिल सकता है।
और प्रधानमंत्री या अन्य लोग जो हैं, जिनकी जो भी कुंडली है, उनको मैंने देखा तो उनका सारांश यही निकल रहा है कि युद्ध को टाला जा सकता है, लेकिन उन्हें सबक सिखाया भी जा सकता है, और सबक सिखाने के बहुत सारे माध्यम हैं। हमसे ज़्यादा जानकार बैठे हैं, उन माध्यमों का प्रयोग करेंगे और कोई ना कोई विकल्प निकलेगा। मधुर जी, जैसा कि हनुमान मिश्रा जी बता रहे हैं कि विकल्प हमारे पास मौजूद है, उनको सबक भी सिखाया जाएगा, लेकिन शनि की ट्रांजिट, चूंकि ये मंगल का साल है, जो जानकारी मुझे जितनी है, मैं जितना समझता हूँ, ये मंगल का साल है, तो क्या मंगल का साल होने की वजह से और शनि का ट्रांजिट जो है उसकी वजह से इस तरह का केओस, इस तरह के हालात बन रहे हैं देश में? तालमेल ग्रहों का बन नहीं पा रहा है, और वस्तुतः अभी जो है जी। मई में 12 मई को जो है गुरु का भी परिवर्तन होने वाला है, और गुरु इस बार अतिचारी रूप में आ रहे हैं। मतलब गुरु का जो स्वरूप होगा वो अपने आप में बहुत भयावह स्थिति में होगा। तो अगर देखा जाए व्यक्तिगत रूप से, तो गुरु शिक्षा के मालिक हैं, कॉन्फिडेंस के मालिक हैं, व्यक्ति को निर्णय लेने में बहुत सारी चीज़ों में मदद करते हैं। लेकिन गुरु के परिवर्तन के पूर्व ही कुछ ऐसे आसार हैं कि भारत अनेक प्रकार की जो भ्रांतियां लोगों के मन में उत्पन्न हो रही हैं, युद्ध जैसे हालात बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो ऐसी विकट परिस्थितियों में भारत अपना निर्णय लेगा। उसकी वजह यह भी कही जा सकती है कि शनि की जो स्थिति है भारत की कुंडली के अनुसार, इस 2025 की कुंडली के अनुसार वो बहुत ही मजबूत स्थिति में है, और राहु भी कहीं ना कहीं पराक्रम भाव में है। तो हमारी जो तंत्र, हमारा जो विभाग है, जो हमारे युद्ध में नाना प्रकार के जो अस्त्र शस्त्रों का उपयोग होगा, वो कहीं ना कहीं भारत की दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम है, और भारत उसमें कहीं ना कहीं विजय प्राप्त भी करेगा। यदि आने वाले समय में अन्य देश उसके सहयोग में आ जाते हैं, तो गुरु की स्थिति के कारण से और मंगल की स्थिति के कारण से वो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर साबित होगा। लेकिन वस्तुतः युद्ध जैसे हालात अगले 45 दिनों के भीतर कहीं ना कहीं बन रहे हैं, जिसमें चाहे वो एक स्ट्राइक के तौर पर या फिर कुछ ना कुछ जरूर होगा जो कि बड़ा होगा। जी मधुर जी, मतलब आप ये श्योर हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, और आपको लगता है कि आने वाले 30 से 40 दिनों के अंदर ये होगा? परिवर्तन से पूर्व ही कुछ ऐसे निर्णय आएंगे जो नाना प्रकार से कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए एक शांति के वातावरण को जन्म देंगे। लेकिन उससे पूर्व ये जो नाना प्रकार के अभी फैले हुए अपवाद हैं जो राष्ट्र में फैल रहे हैं, उन चीज़ों पर कहीं ना कहीं एक विराम जैसी स्थिति को भी बनाएंगे। गुरु मिथुन राशि में जा रहे हैं और भारत की लग्न कुंडली के अनुसार वो दूसरे में जाएंगे। दूसरे भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा माना जाता है। और जैसे कि आपने बताया अभी कि शनि की स्थिति मजबूत है। शनि अकॉर्डिंग टू लग्न चार्ट अगर मैं देखूं तो भारत की कुंडली के लाभ भाव को प्रभावित करेंगे, यानी भारत के लिए बेहतरी देंगे। अगर मैं चंद्र कुंडली के अनुसार देखूं तो वहां भी पहले वो अष्टम में थे, यानी ढैया थी, अब बेहतर हुए हैं। नवम भाव में शनि के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बेहतर जरूर हुए हैं, पहले से अच्छे हुए हैं। तो भारत के हालात जो हैं बेहतर हैं, उन्हें जीतना आता है। गुरु के परिवर्तन के बाद भी शनि और गुरु की मैत्री संगति जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए एक मजबूत स्थिति बना रही है। तो हम बेहतर स्थिति में हैं। फिर भी यदि युद्ध को टाला जाए, खासकर जहां जनहानि की बात हो, बहुत सारी साम दाम दंड भेद, बहुत सारी नीतियां हैं जहां से हम अपने विरोधी को नियंत्रित कर सकते हैं। और भारत विश्व गुरु इसीलिए रहा है ना, क्योंकि वो तमाम हालात पर नियंत्रण पा लेता है। मधुर जी कुछ कह रहे थे। जी मधुर जी, की प्रबलता जो है हमें नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को शांत बैठने देगी, और वो तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को शांत बैठने देगी। राहु की प्रबलता के कारण से मुंहतोड़ जवाब जरूर देगा भारत, और परिस्थितियां ऐसी हैं देने योग्य, क्योंकि जो असामान्यता जो भारत में फैल रही है और जो एक नाना प्रकार से राक्षसी प्रवृत्तियां यहाँ पर जन्म ले रही हैं, भारत में ही रह करके यहाँ का खा करके यहीं का जो है थाली में छेद करने जैसी स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं, तो राहु बहुत बड़ा भ्रम का कारक है, और राहु भी मजबूत स्थिति में है। इसलिए ये तांडव होना कहीं न कहीं श्योर है कि होगा ही होगा। मतलब राहु अपना दिखाएगा। राहु गंदगी है तो गंदगी को साफ करना जरूरी है, क्योंकि ये आंतरिक शुचिता की जरूरत है। बाह्य शुचिता से ज्यादा अंदर की सफाई जरूरी है, जिससे हम स्वस्थ रह सकें। ठीक है प्रभुदत्त जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, जैसे हर चीज़ के लिए रेमेडी होती है, सनातन धर्म में ज्योतिष में बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। बतौर एस्ट्रोलॉजर, बतौर ज्योतिषी, सब कुछ ठीक हो जाए, सब अच्छा हो जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है? प्रभुदत्त जी। पहले आपको बताऊं, मैं आर्मी का रिटायर ऑफिसर हूँ, और मैं वहाँ पर रेलवे स्टेशन धर्म गुरु के पद पे था, और मैं 65 से लेकर के 75 के युद्धों में रहा हूँ। और उस समय भी ये विचार विमर्श करते थे हम लोग जी। आज का तरीका तो नहीं था, लेकिन हम ज्योतिष से लोग आगे में बैठ कर समान रीत से बात करते थे। तो ये सब
उस स्थिति को और आज की स्थिति को अगर हम आपस में जोड़ रहे हैं तो मेरा अपना जो बुद्धि विवेक है, जो मेरी समझ है, उसके अनुसार तो युद्ध के हालत मैंने पहले कहा था वो तो निश्चित है। और अभी जो पूर्व वक्ता जो ज्योतिषी बता रहे थे वो उनके मोदी जी के कुंडली के विषय में, उसके अनुसार भी मोदी जी का जो लक्ष्य है वो पूरा है। युद्ध होगा और भारत की 71 की लड़ाई की तरह ही एक अद्भुत विजय होगी और बड़ा नाम होगा, निश्चित है, इसमें कोई शंका की बात नहीं। हो सकता है कि पाकिस्तान के उससे भी बुरी दशा हो जो कि 71 में हुई थी, ये निश्चित है। बाकी जो ग्रहगति के अनुसार जो है जरा इसमें डिस्कशन जरूर है। इतना जल्दी तो समय नहीं लग रहा कि बहुत, जैसे कल समाचार से लग रहा था कि कल ही युद्ध हो जाएगा, लेकिन वो मोदी जी की जो कुंडली है उसके वो बड़े विवेक से काम ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि वो जिस प्रकार से लोगों का उत्साह है और विपक्ष का बोले उस प्रकार से उत्साहित कर रहे हैं वो संभव है, लेकिन मोदी जरा बहुत विचार के कर रहे हैं। संभव है इसमें 2-4 दिन लगने की संभावना है। मेरा जो अपना वो है, युद्ध होगा तो उसमें भारत की विजय निश्चित है। हर प्रकार के ग्रह का अवलोकन करने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा रहा है। ठीक है डॉक्टर सिन्हा, अभी कुछ वक्त में कहकर सक्सेना मेरे साथ जुड़ने वाली टैरो कार्ड रीडर हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर वो क्या सोचती हैं, सितारे क्या कहते हैं। डॉक्टर सिमरन, जैसे कि तमाम जो वरिष्ठ ज्योतिष मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, हनुमान जी भी हैं, मधुर जी भी हैं, ये लोग एक इंटरप्रिटेशन अपना है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जैसा कि प्रभुदत्त जी बता रहे हैं कि बहुत वो कंट्रोल्ड एक्शन ले रहे हैं, बहुत कंट्रोल तरीके से उस पूरे मामले को देख रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं मचा रहे हैं, किसी तरह की बदबयानी नहीं कर रहे जिससे दोनों मुल्कों के बीच और स्ट्रेस बढ़ जाए। लेकिन मधुर जी कह रहे हैं कि वो शांत नहीं रहने देगा। राहु बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है और गुरु का जो ट्रांजिट हो रहा है आने वाले कुछ वक्त में, उसे लेकर भी मधुर जी कह रहे हैं हालात अभी कुछ वक्त लगेगा हालात ठीक होने में। तो अगर हम देख रहे हैं तो सारी जो करंट रेट वो हो रही है। और जो आपका प्रश्न जी देखिए, जैसे मंगल का था, मंगल साल है, तो ये मंगल का साल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप देखिए कि सारी चीजें जितनी भी दे रखी है ने सब कमांडो को दे दिया, चाहे वो नेवी में हो या मिलिट्री में हो, इन लोगों के हाथ में सारों को छोड़ दिया है। और अगर हम ट्रांजिट भी लेके चल रहे हैं समय पे, जो मीन राशि के ऊपर सारे ग्रह इकट्ठे हो गए हैं, चाहे इसमें शनि हो, राहु हो, सूर्य है, वो चंद्र हो, और जो यहाँ पे हम भारत में हिंदू बनाते हैं, हिंदू नंबर के हिसाब से बनाते हैं, तो उसके जो इस समय के लॉर्ड है वो सूर्य भगवान है। तो आप देखो कि सारे जितने भी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, चाहे वो मिलिट्री में हो, मंगल और सूर्य अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो मोदी जी हो या नेवी में हो या मिलिट्री वाले, सबको अपना काम करने ही है उसके अंदर। और अगर हम देखते हैं कि भाई मीन राशि पे, मीन से जल के तो सबसे पहले एक्शन उन्होंने क्या लिया मोदी जी ने, क्योंकि अगर हम मोदी जी की कुंडली में लेके चलते तो 5th हाउस में सारा गोचर बना हुआ है उनका वृश्चिक लगन से। और अगर हम भारत की कुंडली में लेके चलते तो मीन में सारे ग्रह बैठे हुए। तो सबसे पहले उन्होंने जल का जो था सिंधु जल था, इसको ही समझौता को खत्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो अपनी सारी चीजें बुद्धि से देखते सब कुछ कर रहे हैं। और दूसरा एक्शन जो उन्होंने लिया है कि 48 घंटे के अंदर यहाँ पे पाकिस्तान में जो भी लोग थे उनको बाहर भेजना। तो ये एक्शन अभी सिर्फ एक छोटे ही रूप में लिया गया है, लेकिन ये एक्शन आपको सारी चीजें जो है आगे भी नजर आएंगी और कोई एक बड़ा लॉ इस तरह से आएगा कि जो आने वाले टाइम में आपको नजर आ जाएगा और जो जहाँ पे लोगों के लिए फेवरिंग होगा ये सारी चीजें। अभी हमारे साथ जुड़े कहकशा सक्सेना जो कि टैरो रीडर हैं। कहकशा जी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम पर। और सबसे पहले मैं ब्रेक के पास ही आऊंगा कि टैरो रीडिंग्स के हिसाब से पाकिस्तान और भारत की सिचुएशन को आप कैसे देखती हैं? दोनों मुल्क अगर जंग में जाते हैं तो क्या होगा? कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके, बताइए। बिल्कुल देखते हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि मुझे आपने यहाँ इनवाइट किया। तो देखते हैं हमारे टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। तो जिस तरह से माहौल चल रहा है, दोनों तरफ से जंग की बात हो रही है। देखिए हमारे कार्ड्स तो कह रहे हैं कि काफी कुछ हम लोगों ने बैलेंस करने की कोशिश करी है आज तक, ठीक है, बट इनके तरफ से, पाकिस्तान के तरफ से हमें हमेशा धोखा ही मिला है जी। तो जो भी स्टेप हम इंडिया लेगा उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल हमें अब पॉजिटिव मिलेंगे। और जो ये जंग की बात हो रही है जी,
तो देखिए चीजें तो जंग में कुछ अच्छा तो होता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हाँ ये है कि जो जो चीज गलत हो रही है उसका जरूर सिला मिलना चाहिए और वो हमें मिलेगा, ठीक है ना, वो उनको मिलेगा सिला जो है। कार्ड्स कौन कौन से निकले ये बताइए, क्या क्या तो कार्ड्स कार्ड्स देखिए, द चैरियट मिला है, तो चैरियट ये कहता है कि बैलेंस करने की हमेशा हमने कोशिश करी, कभी हमने जंग की बात आज तक करी नहीं थी, जी, ठीक है, लेकिन जब वहां से गलत होता है, वहां से हमें धोखा मिलता है, तो बिल्कुल हमें ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं कि जो कि उनको समझ में आए कि गलत कर रहे हैं वो जी। और ठीक तीसरा है कार्ड? ना, और उन्होंने एक ये जो कार्ड कहता है हमारा 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो वो लोग कभी सीरियसली लेते नहीं है हमको, जी, ये बात है। तो इस बार जो स्टेप लिए जाएंगे हमारे तरफ से वो बिल्कुल ऐसे होंगे कि स्ट्रिक्ट स्टेप्स होंगे और जो हमारे देश के हित में रहेंगे। जी, अच्छा तो अच्छा। ये हमारे कहकशा जी, एक सवाल मेरा और भी था इससे पहले कि मैं बाकी एस्ट्रोलॉजर्स पर मूव करूं। आपने कुंडली देखकर तो बता दें कि पाकिस्तान हमें सीरियस नहीं लेता है। ज़रा नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में भी बताइए कि आपकी कार्ड रीडिंग क्या कहती हैं, क्योंकि अभी तक जब से वो सत्ता में है उन्होंने बहुत प्रबल और बड़े फैसले लिए, सख्त फैसले लिए, जिसकी वजह से लगातार हिंदुस्तान तरक्की के मार्ग पर अग्रसर है। चाहे वो इकॉनमी की बात रही हो, चाहे सेना को मजबूत करने की बात रही हो, चाहे रोजगार की बात रही हो, चाहे शिक्षा की बात रही हो, चाहे मेडिकल सुविधाओं की बात रही हो, चाहे काशी के विकास की बात रही हो, या फिर जितने भी हमारे स्थल हैं सनातनी स्थल उनका पुनरुद्धार करने की बात रही हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्ड्स क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, इनके कार्ड्स भी हम देखते हैं। अभी तक का समय जो मोदी जी का रहा है, बहुत अच्छे स्टेप लिए उन्होंने, इंडिया के लिए बहुत तरक्की हुई है। और हमारे कार्ड्स ये बोलते हैं कि देखिए इस बार जो वो स्टेप लेंगे, ये जो द हेरोफेंट होता है, ये बहुत ही बाउंडेशन लगा देगा हर चीज में। जी जी नहीं नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए, बोलिए। हाँ, तो जो हेरोफेंट कार्ड होता है ना, ये बताता है कि वो अब बाउंडेशन लगा देंगे। जैसे उन्होंने ये कहा कि भाई जो पाकिस्तानी है वापस जाएं, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट लिए यहाँ रह रहे हैं वो वापस जाएं। तो ये बिल्कुल ये भी सही स्टेप है। और अभी तक का जो सफ़र रहा है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है हमारे देश के लिए, और आगे भी हमें सक्सेसफुल दिखा रहा है। और प्यार तो उनको मिलेगा देश से, इसलिए वो आज है यहाँ पर। और विक्ट्री का कार्ड ये बताता है कि जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है मोदी जी की। बेहतर है कहकशा तो जी, वो करके तो दिखाएंगे जो वो कह रहे हैं। बेहतर है, बेहतर है। मधुर जी, कहकशा जी के कार्ड्स तो कह रहे हैं कि सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो आप राहु के लिए बता रहे थे और जो आप गुरु ग्रह का जो ट्रांजिट बता रहे थे, उसे लेकर थोड़ा सा और समझाइए, क्या मायने, क्या है, मतलब क्या है उसके? भारतीय मानक जो है वैदिक ज्योतिष के आधार पर चलता है। लगता है सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक और आने वाले सभी पर्व और नाना प्रकार से अक्षांश रेखांश सारी ज्योतिषीय गणना इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है और संयमित रूप से उस चीज बताती है। तो मुझे लगता है कि वैदिक ज्योतिष जो शास्त्रीय परंपरा है उसके अनुसार राहुर बाहुबलम करोतु सततम, राहु बाहुबल प्रतीक, शनि और राहु दोनों न्याय के ऐसे देवता हैं जो व्यक्ति विशेष को उसकी न्याय की पद्धति को बहुत ही विशुद्ध रूप से, वो चाहे देश के हित में हो और चाहे वो स्वयं के हित में हो, वो कहीं ना कहीं कार्य करने की शैली को बड़े अच्छे भाव से लेके जाते हैं। और अपने बाहुबल को, अपनी अखंडता को सामने रखने में वो वाणी पर भी कहीं ना कहीं एक संयम, एक मर्यादित रूप से फैसले लेने में कहीं ना कहीं वो बहुत बल प्रदान करते हैं। तो आने वाला ये जो समय है, अगले 45 दिन के भीतर जो आसार ऐसे दिख रहे हैं, उसमें राहु इस भारत की अखंडता और सौहार्दता आंतरिक दृष्टिकोण से जो बिगड़ रही है, कहीं ना कहीं एक विशेष रूप से जो पर्यटन स्थल पर अभी जो कांड हुआ, या और नाना प्रकार की, जैसे अभी तापमान अधिक बढ़ रहा है, इस बार गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी, बारिश के भी आसार हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में चंद्रमा, राहु, शनि और गुरु, इन चारों ग्रहों के परिवर्तन से भारत की स्थिति भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में असामान्य रहेगी। लेकिन एक शास्त्रीय बल जो रहेगा और शस्त्र का जो बल रहेगा, जो सैनिक बल रहेगा अपने पास, युद्ध स्तरीय जो सेना रहेगी, उसमें विस्तार होगा। नाना प्रकार की चीजें और भी हैं जो भारत को मजबूत करेंगी। वस्तुतः अंतर्घात भीतरघात होने के आसार हैं। ऐसी दुर्वृत्तियां जो भारत में ही रह करके नाना प्रकार के ग्रहण लगाती रहती हैं समाज में, उनमें भी कहीं ना कहीं एक उग्र रूप देखने को मिलेगा। लेकिन सरकार बहुत ही सशक्त रूप से, संयमित रूप से जवाब देने का कार्य करेगी। आने वाला समय
थोड़ा शांति का कम है, लेकिन जुलाई तक व्यक्ति विशेष को और खास करके सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को थोड़ा शांत रह करके और संयमित रह करके चलना होगा। ठीक है हनुमान मिश्रा जी, जैसा कि मधुर जी बता रहे हैं कि ये जो साल 2025 है बहुत उथल पुथल होने वाली है, और आपसे भी जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी और भी जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि साल 2025 बहुत मुश्किलों वाला साल रहने वाला है। शुरुआत जब हुई तो हमने देखा कि भूकंप के झटके दुनिया भर में आए, बाढ़ें आई, उसके बाद से स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है पूरी दुनिया में। अब देखिए भारत पर आतंकवादी हमला हुआ है, तो भारत का 2025 आप कैसे देख रहे हैं आने वाले साल में? क्या प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ही परेशान रहेंगे, आतंकवादी हमले, आर्थिक दिक्कतें? जी, नो डाउट 2025 एक अच्छा वर्ष, शांति के लिहाज से अच्छा वर्ष नहीं रहेगा जी। लेकिन अगर हम भारत विशेष की बात करें, क्योंकि ये पूरे दुनिया के लिए ही 2025 बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। आसपास के हालात पर आप पत्रकार हैं तो बेहतर समझते होंगे, क्योंकि मैं खबरों से कई बार बेखबर रह जाता हूं, लेकिन आप बाखबर रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बेहतर समझते होंगे। ये दुनिया के लिए ठीक नहीं है। भारतवर्ष की जो कुंडली, एक तो भारतवर्ष की कुंडली है नहीं, लेकिन अगर हम आज़ाद भारत की बात करें 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि के आसपास से, तो वहाँ क्योंकि चंद्रमा की दशा चल रही है, चंद्रमा भारत की कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी है, तो पड़ोसियों के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। अभी जो है दशाओं के चलते सितंबर तक तो खासकर अच्छे नहीं रहने वाले। इन पर नियंत्रण कैसे पाना है? चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है, शनि के उपनक्षत्र में है, और ये एक तरीके से शुष्क बर्फ जैसा माहौल क्रिएट करते हैं। तो इसलिए जैसे कोई उद्दंड बालक हो, अपना ही हो, अपना ही अंश हो, और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे ही अंश आज कल ऐसे उपद्रव कर रहे हैं, तो इनको कैसे नियंत्रित किया जाए? हुक्का पानी बंद करके, जो कि भारत की रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है। हुक्का पानी बंद करवा के, बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं कि हुक्का पानी बंद करवाया जा सकता है। फिर कई बार सठे साठ्यम समाचरित, यदि इतने पर भी ना माने तो उनको जिस भाषा में वो समझते हैं उस भाषा में समझाया जाए, और ये तमाम प्रयत्न चल भी रहे हैं। पर अंत में क्योंकि सितंबर के बाद मंगल की दशा भारत पर सक्रिय होने वाली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सैन्य ताकतों को बढ़ाने की जरूरत है, और संभवतः उस पर काम चल रहा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये युद्ध जैसा दिखेगा नहीं, लेकिन आंतरिक तौर पर चलेगा, जिसमें हानि, विशेषकर जन हानि शायद नहीं होगी, और हम हालातों पर नियंत्रण पा लेंगे। मेरी बातों का लब्बो-लुआब ये है। ठीक है हनुमान मिश्रा जी, आप वेल सेड। कहकशा, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली तो देख ली, जंग के हालात भी समझ लिए, जरा आप शहबाज शरीफ की कुंडली बताइए, पाकिस्तान की थोड़ा कुंडली बताइए, कार्ड्स क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के लिए। उसके बाद मैं डॉक्टर सिमरन के पास आऊंगा। कहकशा जी, देखिए इनके तो स्ट्रगल के कार्ड्स आ रहे हैं, ये सारे ही स्ट्रगल के कार्ड्स हैं, और मतलब हम अगर इनसे कुछ बात भी कहते हैं ना, इनको समझ में नहीं आती है, ठीक है ना, तो जिसके वजह से इनको नुकसान ही झेलना पड़ेगा आगे। थोड़ा कार्ड्स भी बताइए चीजें। कहकशा जी, कार्ड्स भी बताइए, कार्ड्स कौन से निकल रहे हैं? कार्ड्स कौन से निकल रहे हैं? कार्ड्स मैंने बताया, जैसे ये कार्ड है, ये स्वॉर्ड्स का कार्ड है ना, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जी। तो ये स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये आपको स्ट्रगल ही बताता है कि वो लोग जो भी फैसले लेंगे पर वो खुद के लिए ही नुकसान के होंगे उनके। अब ये सेकंड कार्ड भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये भी स्वॉर्ड का कार्ड आ गया, तो यहाँ भी स्ट्रगल ही है उनको। तो उनके जो फैसले होंगे वो ठीक नहीं होंगे, और अगर उनको कोई अच्छा राय भी देगा ना, कोई अच्छी राय भी देगा, तो वो नहीं समझेंगे, वो अपने हिसाब से चलने वाले में से हैं, तो उनको जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक नहीं मिलने वाले, तो उनके नुकसान ही नुकसान है आगे। ठीक है, बेहतर है। डॉक्टर सिमरन वाजपेयी, जैसा कि हमारे तमाम एस्ट्रोलॉजर और कहकशा जी भी जो रीडर हैं वो भी प्रिडिक्ट कर रही हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान अब लड़ाएगा, किसी के मशवरे को नहीं मानेगा, ऐसे कदम उठाएगा जिससे उसे दिक्कतें हों। पाकिस्तान में इस वक्त भुखमरी के हालात हैं, वहाँ पर बिजली पानी की दिक्कत है, पानी की किल्लत है, खाने के लिए खाना नहीं है, लेकिन ये फंडिंग करेंगे आतंकवादियों को। तो बतौर एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर सिमरन, आप पाकिस्तान का भविष्य कैसे देखती हैं? अगर हम पाकिस्तान के भविष्य के ऊपर बात करते हैं, तो जैसे ही आप देखिए कि पाकिस्तान की जो राशि बनती है वो पी नाम से बनती है, मीन कन्या राशि। और अभी जो सारा गोचर आया हुआ है इस टाइम पर अगर देखते हैं तो मीन राशि पे आया हुआ है। जब सारे ग्रह अगर हम वैदिक से देखते हैं, इतने सारे ग्रह अगर कन्या राशि को देख रहे हैं, मीन राशि से सप्तम से अपनी दृष्टि दे रहे हैं वो कन्या राशि पर, तो पाकिस्तान को जो चीजें थी वो कहते हैं ना कि जब ग्रह अपना काम करते हैं तो बुद्धि खराब भी कर देते हैं। इतने टाइम से जो शांत बैठा हुआ था, किसी के भाग में आकर इन्होंने जो एक्शन लिया है, ये
उसका उनको खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस साल में शनि ने ट्रांजिट करा 29 मार्च को, अभी गुरु का गोचर भी चेंज हो रहा है, जैसे 14 मई को हो जाएगा। फिर उसके बाद राहु भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, वो मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो उनको भी अपना काम करना है, ठीक है। तो जो चीजें अभी, कुछ चीजें जो अभी आपको सिर्फ एक कहते हैं ना कि पीछे पर्दे की भी नजर आ रही हैं, वो अब सारी फ्रंट पे आ जाएंगी, और नुकसान तो होना ही है, क्योंकि अभी सारा चीजें उन्होंने जो चीज जल्दी एक्शन में कर दी है, उसका खामियाजा उनको जल्दी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सारे ग्रह एक साथ जब भी ट्रांजिट में होते हैं, स्लो मूविंग चेंज होते हैं, तो कुछ तो होता है कि जो कुछ बड़ा होने वाला होता है, और कुछ बड़ा सिर्फ एक भारत पाकिस्तान के लिए नहीं होने वाला, वो बाकी के और देशों के बीच में भी होंगी वो चीजें जी। मसलन फाइनेंशियली अगर हम लेके चले तो भारत आगे बढ़ नहीं है, वो विकसित और ज्यादा ही विकासशील नजर आ रहा है। और मोदी जी की कुंडली में भी लेके चले तो उनका पहले से और अच्छे ही टाइम वगैरह सब कुछ नजर आ रहे हैं। बट अभी जो अगर हम गोचर के हिसाब से सारे ग्रह को देख रहे हैं, जैसे शनि को देखते हैं, गुरु को देख रहे हैं, राहु को देख रहे हैं, और तीनों ही ग्रह एक साथ ही 2 महीने के अंतर में ही सारे चेंज हो रहे हैं, तो कुछ बड़ा डिसीजन होगा, जो एक विशेष वर्ग के लिए कुछ चीजें ऐसी आएंगी कि जो कुछ एक्शन लिए जाएंगे उनके खिलाफ। डॉक्टर सिमरन, कैसे एक्शन, थोड़ा ब्रीफ करिए, क्योंकि हम जानना चाह रहे हैं कि भाई देखिए एक्शन, जैसे अभी आपने देखा कि 48 घंटे के अंदर यहाँ से सब लोगों को भेज दिया गया, ठीक है, कुछ लोग रह भी गए अभी, तो एक्शन सिर्फ अभी उन लोगों के लिए हुआ है कि जो मेडिकल थे, या जिन्होंने, अब काफी सारी फीमेल्स के खिलाफ एक्शन होने वाला है, क्योंकि ये साल मंगल का भी था और शुक्र का भी इन्वॉल्वमेंट था, तो अब जो एक्शन होगा फीमेल के खिलाफ होगा। फीमेल के खिलाफ भी मैं इस तरह से कह सकती हूँ कि जो यहाँ पर रहकर उन्होंने नागरिकता ले रखी है, उनके बच्चे यहाँ पर हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा कि उनकी नागरिकता कैंसिल हो सकती है और वो दोबारा से पाकिस्तान में ही सीमा हैदर शादी करी है, सिमरन जी वहाँ जाना पड़ेगा। सीमा हैदर, हाँ जी, सीमा हैदर के बारे में बताइए, स से सिमरन और स से सीमा। मैं जानना चाह रहा हूँ, सीमा हैदर अभी भारत की नागरिक नहीं है, लेकिन एक बच्चा वहाँ यहाँ जन्मा है जो सिमरन जी सीमा का है, तो अब क्या सिमरन जी के हिसाब से बतौर एस्ट्रोलॉजर सीमा वापस जा रही है पाकिस्तान, या भारत की गोद में अभी भी बैठी रहेंगी वो? देखिए सीमा हैदर के जैसी बहुत सारी लेडीज हैं, वो आपको भी पता है, सिर्फ एक सीमा हैदर ही नहीं है, उनके साथ ठीक है कि पॉलिटिकल पावर ज्यादा थी, आंतरिक लोग ज्यादा जुड़ गए थे। और जैसे अभी मेरे जो सीनियर है उन्होंने भी बोला था कि हम सिर्फ बाहरी लोगों को देख रहे हैं कि पाकिस्तान, चीन, ये सारी चीजें, हम आंतरिक लोगों को नहीं पकड़ रहे। और अभी सिर्फ अगर हम लेके चले तो सिर्फ हमारे बॉर्डर पे ही खतरा नहीं है या कश्मीर में खतरा नहीं है, पहले हमें ये जो राज्य हैं, भारत में जो राज्य हैं कुछ विशेष, उनके अंदर भी पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे वो भी कह रहे हैं 45 दिन, अभी राहु का ट्रांजिट भी चेंज हो रहा है, तो पहले हमें अपने भारत के अंदर जो है राज्य उनको लेके चलना पड़ेगा। और सीमा हैदर का भी जो अगर मैं लेके चलती हूँ तो मुझे लगता है कि भाई वो भी पाकिस्तान वापस जाएंगी। चलिए, वेरी गुड इनसाइट। उनके जैसी बहुत सारी लेडीज जाएंगी पाकिस्तान वापस। ठीक है सिमरन जी, अच्छा इनसाइट आपने दिया है। अनुमान मिश्रा जी, मैं भी पूछूंगा सीमा हैदर को लेकर एक सवाल कि सीमा हैदर के लिए जो सिचुएशन देश में बन रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत ने तमाम पाकिस्तानियों को वापस भेजा, कैंसिल कर दिया गया, किसी का वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ, अब कोई पाकिस्तानी भारत नहीं आ पाएगा। सीमा हैदर वाले मसले को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये एक चर्चित मुद्दा हो सकता है, इसलिए मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन इससे संबंधित अन्य बातों को भी रखना मेरा कर्तव्य है। देखिए सीमा हैदर, जैसा कि मैडम ने कहा, बिल्कुल सही बात है, ये भारत में आंतरिक सफाई चलने वाली है जी। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी की बात हो या जो भारतवर्ष की जो भी तथाकथित कुंडली है उसकी दशा, तो मुझे लगता है आंतरिक सफाई पहले होगी। चाहे कश्मीर में जो लोग पनाह देते हैं आतंकवादियों को, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि बिना पनाह के, तो जी लोग जो कहीं ना कहीं हमारे एकता को व्यथित कर रहे हैं, सड़ाने का कर रहे हैं, उनकी भी सफाई होगी। और जो यहाँ छिपे हुए हैं किसी भी रूप में, उनकी भी सफाई होगी। और ये सच है कि यदि हम अपने आप को मजबूत कर लें, जैसे हम अपने सिस्टम में एंटीवायरस लगा लेते हैं, तो दुनिया में कोई वायरस बनाता रहे, हमारा सिस्टम सुरक्षित रहेगा। तो भारतवर्ष को अंदर से मजबूत होने की जरूरत है, और अंदर से मजबूत तब होंगे जब शरीर के विजातीय तत्व बाहर चले जाते हैं, और तब जो औषधि दी जाती है तो हम पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। तो सीमा हैदर भी उन्हीं तत्वों में से हैं जो बाहर से आई हैं, और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी, यानी अपने बच्चे भी लाई हैं। तो स्वाभाविक है कि ये राहु से कनेक्टेड चीज़ें हैं। हम एक कौम विशेष को राहु से देखा करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि
राहु के गोचर का परिवर्तन, भारत की दशाएं, मंगल की दशा आ रही है। मंगल एंटीवायरस की तरह काम करता है, सुरक्षा का काम करता है, सेना है, सिक्योरिटी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एंटीवायरस भारतवर्ष में चलने वाला है। तो जो भी वायरस होंगे, चाहे वो सीमा हैदर, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वायरस हैं, अगर वो वायरस होंगी तो उनकी भी सफाई होगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, पर प्रत्यक्षता जो लग रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें भी भारत छोड़ना पड़ सकता है। मधुर जी, ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि भगवान सभी को कृष्ण बारी बारी से मौका मिल जाए। जी, भगवान कृष्ण को मारने के लिए पूतना आई थी ना जी, ये भारत है, और भारत एक माँ है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर पवित्र नदियाँ और देवताओं के ऐसे जन्म स्थल हैं, और ऐसे यहाँ दिव्य आत्माएं रहती हैं जो धर्म, सनातन धर्म की मर्यादा को अखंडता से अपने जीवन में धारण की हैं। तो नाना प्रकार की दुर्वृत्तियों को धारण करने वाले किसी भी देश से हो, चाहे बांग्लादेशी हो, घुसपैठिए हो, चाहे पाकिस्तान से सीमा हैदर या XYZ जो भी हो, उनकी घृणित मानसिकता कहीं ना कहीं वो आज नहीं तो कल जाके जन्म लेगी और सामने आएगी। पहली बात ये। लेकिन हमेशा भारत स्त्रियों का सम्मान किया है। यत्र नारीस्त्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसीलिए भारत में भारत माँ कहा जाता है, और इसीलिए भारत में सभी देवी देवताओं के जन्मस्थल बतलाए गए हैं और हैं भी। तो इतना पवित्र स्थान है, अब अपनी पनाह लेने के लिए व्यक्ति आ जाता है तो सरकारें अभी उनके ऊपर रहम कर रही हैं, लेकिन रहम करने योग्य ये चीज़ें हैं नहीं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे नाना प्रकार के घुसपैठियों को जो जन्म देना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी उसकी उसी संकीर्णता में जन्म लें और भारत में कहीं ना कहीं विकृति उत्पन्न करें। दूसरा, भय बिन हो ही न प्रीत, बिना डर के किसी भी प्रकार का कोई प्रेम नहीं होगा। आप इनको हमेशा अपनी निगाह में रखें, इंटेलिजेंस की निगाह में हो ये। साथ ही साथ हमेशा एक चीज़ ये समझिए, सठम साठ्यम समाचरित, इतनी बर्बरता से जो भारत के ऐसे नागरिकों के साथ, ऐसे पर्यटकों के साथ, ऐसी माताओं के बहन बेटियों के साथ जिनका सुहाग छीन लिया गया है, इन मूर्खों से, इन राक्षसों को उसी भाषा में जाकर के जवाब जब तक नहीं देगी तब तक भारत सरकार कहीं ना कहीं स्वयं चुप ना बैठे। और जितने भी सनातनी हैं, जितने भी धर्मात्मा हैं, साधु संत महात्मा हैं, मंदिर के मठ मंदिर के पुजारी हैं, अपने मंदिरों में राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र को बल मिले, प्रधानमंत्री जी को बल मिले निर्णय लेने में, और ऐसी सैन्य शक्तियों को बल मिले जिससे कि ऐसे आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। वो चाहे बांग्लादेश जैसे देश हों जहां से घुसपैठिए जन्म लेते हों, और चाहे बंगाल में रह रहे घुसपैठिए हों, और चाहे पाकिस्तान से आ रहे ऐसे अराजक तत्व हों, इन सब की संकीर्णता को राहु अंदर अंदर जिस प्रकार से भ्रम फैला करके इनको कहीं ना कहीं एक दीमक की तरह, जैसे दवा डालने पर दीमक समाप्त हो जाती है लकड़ी में, ऐसे ही इनको समाप्त करने की सख्त आवश्यकता है। और हमारे सनातन धर्मावलंबी एकजुट मिलकर के हिंदुत्व की पुकार को, हुंकार को आगे लेकर के चलेंगे, तभी संभव है। ठीक है, कहकशा सक्सेना जी, बहुत सुंदर वर्णन किया है मधुर जी ने। मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे कि साल 2025, हनुमान मिश्रा जी भी कह रहे थे, थोड़ा तकलीफ वाला साल रहेगा हिंदुस्तान के लिए भी। आपके कार्ड्स क्या कहते हैं? क्या इस साल भी महामारियाँ, सूखा, भूकंप, बाढ़, त्रासदियाँ रहने वाली हैं, या आपका कार्ड कहता है कि 2025 मिला जुला रहेगा हिंदुस्तानियों के लिए? देखिए, जो नेचुरल कैलामिटीज होती है उस हिसाब से तो थोड़ी परेशानी रहेगी। यहाँ पर हमारे कार्ड्स बताते हैं कि ये परेशानी का कार्ड है ये, ठीक है ना। यहाँ पर लोग हमें परेशान दिख रहे हैं किसी न किसी वजह से, या तो जैसे बहुत गर्मी है, फिर बहुत बारिश है, आंधी तूफान, तो कहीं ना कहीं लोग इफेक्ट करेंगे। तो ये साल रहेगा कम से कम, जो मुझे ये कार्ड बताता है 5 ऑफ कप्स जी, तो ये 3 से 5 महीने जो आ रहे हैं ये थोड़े से मुश्किल के आ रहे हैं। और इस दौरान काफी नुकसान भी होगा क्योंकि टावर का कार्ड है, तो ये भी हमें नुकसान दिखाता है। तो ये कि ये साल वाकई में सबको काफी सतर्क रहना है। जो नॉर्मल चीजें हैं उससे तो हमें ध्यान रखना ही है, लेकिन बाकी जो चीजें हो रही हैं उस पे भी जो हमारी सरकार कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। जैसे कि पहले भी ये कार्ड आया था हीरो फंड का, जिसमें वो बाउंडेशंस लगा देंगे अब मोदी जी, तो उससे बेहतर होंगी चीजें देश में। ठीक है कशा जी। डॉक्टर सिमरन, मेरे पास सिर्फ 40 सेकेंड है, पीसीआर कह रहा है 40 सेकेंड क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहता हूं, डॉक्टर सिमरन। ठीक है, जैसे इस साल के लिए लेके चलते हैं तो थोड़ा सा अगर मंगल को लेके चलते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो वहां पे भी थोड़ा सा जैसे अटैक, एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं, और थोड़ा सूखा, क्योंकि अगर हम हिंदू नववर्ष के हिसाब से देखते हैं तो सूर्य का साल आ रहा है, तो सूर्य मीन्स गर्मी, ठीक है। कहीं गुस्सा बढ़ेगा, कहीं लड़ाइयाँ होंगी, गुस्से की वजह से काफी सारी चीजें खराब भी होंगी, और गर्मी और सूखे की वजह से भी होंगी। ये सारी चीजें होनी ही है इस साल के अंदर, 2025 के अंदर। आपने देखा होगा इस साल में जैसे मंगल का साल था न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो अटैक भी ज्यादा हो रहे हैं, लोगों को साइलेंट अटैक पड़ रहे हैं। तो मंगल और सूर्य का इन्वॉल्वमेंट वैसे भी आ ही रहा है,
ठीक और है। जो एक्शन भी होगा ना, जैसे अभी हम सारे टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं इतनी देर से, भारत पाकिस्तान, तो जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करा था उसी तरह से ही एक्शन होगा कि जो एकदम से अचानक होगा और सारी चीजें खुद ही ठीक है बैलेंस हो डॉक्टर सिमरन, वेल सेड। तो देखिए, जो सार है इस कार्यक्रम का, स्पेशल का, संग्राम और काल चक्र का, वो सार यही कहता है कि भारत बहुत मजबूती से इन मुश्किलों से निकल कर आएगा, लेकिन ये साल बहुत मुश्किल भी रह सकता है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। काल चक्र और जो अभी ग्रह है उसके हिसाब से हमने प्रेडिक्शन कर दी। काल चक्र और संग्राम के इस हमारे खास पेशकश में फिलहाल यही रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद भी प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।